Masala chai with Rahul Mahajan. 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 अगर आपको हार्ट अटैक आ जाता है तो कैसे पता चलेगा कि हार्ट अटैक है या गैस अटैक है? ऐसा क्या क्लासिकल सिम्टम्स है जो सिर्फ हार्ट अटैक के साथ हो सकते हैं? थर्ड, हार्ट फेलियर होता है. What is heart failure? But then why people are not living more than 35-40 years? Hello, ladies and gentlemen. Welcome to मसाला चाय विद राहुल महाजन. ज्ञान के साथ मनोरंजन. आज हमारे पास एक खास गेस्ट है जो हर एक की दिल की धड़कन को जानते हैं. डॉक्टर रुचित शाह. वेलकम टू द शो. थैंक यू राहुल. थैंक्स फॉर द इनविटेशन. यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा. आई होप यू लाइक मसाला चाय. यस, आई लव मसाला चाय. लेट्स चीयर्स विद मसाला चाय. थैंक यू. डॉक्टर रुचित शाह इज अ कार्डियोलॉजिस्ट और बहुत फेमस है मुंबई में. उनकी डिटेल्स आप इधर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. इनको कांटेक्ट करना हो या कुछ इंक्वायरी हो आपकी हो. डॉक्टर साहब, मैं बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा हमारी व्यूअर की तरफ से. अगर आपको हार्ट अटैक आ जाता है तो कैसे पता चलेगा कि हार्ट अटैक है या गैस अटैक है? अगर हार्ट अटैक है तो क्या करना है, और गैस अटैक भी तो है तो क्या करना है? हार्ट अटैक और गैस अटैक ये क्लासिफाई करना हमारे बस में नहीं है. ये क्लासिफाई करने के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा. लेकिन क्या सिम्टम्स होते हैं मैं पहले आपको बता दूं. ओके. आपको छाती में दर्द, पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द, लेफ्ट या राइट कंधे में आगे या पीछे जबड़े में दर्द, मतलब कि जबड़े से लेके आपकी नाभि तक आगे या पीछे कहीं पे भी दर्द हो, तो जो सबसे सीरियस होता है हार्ट अटैक, उसको पहले रूल आउट करना पड़ता है. उसका मतलब अगर ये कोई भी सिम्टम्स हो, आपको सबसे पहले हॉस्पिटल जाके ईसीजी निकालना है. ये सिम्टम्स अगर शुरू होते हैं, आप मैक्सिमम 5 मिनट वेट करेंगे. 5 मिनट वेट करने के बाद आप तुरंत हॉस्पिटल जाके ईसीजी निकालें. अगर ईसीजी में मेजर चेंजेस हैं तो हार्ट अटैक पकड़ा जाएगा. अगर मेजर चेंजेस नहीं हैं तो शायद से 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 120 मिनट्स के बाद वो ईसीजी करके फिर से चेक करेंगे, या फिर 4 to 6 आवर्स के बाद एक ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें कि पता चल सकता है कि वो सिम्टम्स हार्ट की वजह से है या फिर पेट की वजह से. देखिए, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ से स्किन के नीचे फैट के नीचे मसल, फिर बोन, फिर लंग्स का ऊपरी मेम्ब्रेन, उसके बाद हार्ट का मेम्ब्रेन, पेट, गॉल ब्लैडर, लिवर, स्प्लीन, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. तो ये सारे ऑर्गन्स का जो पेन है वो इसी एरिया में आता है. इसके लिए कोई मिस्टेक होना पॉसिबल है. कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है गैस है, जलन हो रही है, डकारें आ रही है, लेकिन ईसीजी करने पे समझ में आता है कि ये हार्ट अटैक है. कई बार पेन यहाँ पे होता है, लोगों को लगता है कि ये हार्ट अटैक है, लेकिन जब वो ईसीजी करते हैं तो समझ में आता है कि फूड पाइप में एसिडिटी हो रही है. तो हम सबसे ज्यादा डरते हैं हार्ट अटैक से, क्योंकि ये इमीडिएटली चुटकियों में लोगों को खत्म कर लेता है. मुझे एक पूछना था, सॉरी डिस्टर्ब इन बिटवीन. जैसे फिल्मों में या लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक अगर आए तो लेफ्ट हैंड नम होता है आपका, और आपने कहा ये मसल पीछे, तो बेसिक क्या चीज में मॉनिटर करूं? बिकॉज आई कैन नॉट टेक बायोलॉजी क्लास. ऐसा क्या क्लासिकल सिम्टम्स है जो सिर्फ हार्ट अटैक के साथ हो सकते हैं? ये जो बताते हैं कि लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन, लेफ्ट हैंड चेस्ट पेन, ये बेयरली 20 to 30% लोगों में होता है. रिमेनिंग सारे लोगों में कहीं पे भी पेन हो सकता है, जैसे कि जबड़े में, बैक में, राइट साइड ऑफ चेस्ट, लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट. ऐसे पेन तो रोज ही होते हैं सबको. हाउ डू आई नो व्हाट एल्स इज हैपनिंग इन माय बॉडी? अगर आपको हार्ट अटैक है तो बॉटम लाइन, आप कहीं पे भी किसी के लिए भी रुकेंगे नहीं. द पेन इज सो बैड, तुरंत ही वो सहन नहीं कर पाएंगे. यस. मतलब गैस का पेन सहन होगा, हार्ट अटैक का पेन सहन नहीं होगा. गैस का पेन भी कई बार
हार्ट अटैक से मिस्टेकन हो सकता है, हाँ, लेकिन तो हार्ट अटैक का पेन आपको समझाएगा भाई ये पेन इतना ज्यादा है और इससे कुछ ब्रीदिंग में फर्क पड़ रहा है। ब्रीदिंग में फर्क पड़ सकता है, हमेशा नहीं पड़ेगा। सीवियर पेन अगर इस एरिया में आए, पीछे पीठ में आए, तो क्या सिर्फ एक शोल्डर में पेन आने से हार्ट अटैक आ जाता है मुझे? नहीं, इट हैज टू पेन लाइक मल्टीपल थिंग्स एक साथ होनी चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं है, ये पेन कहीं पे भी हो सकता है। अगर मैं आपको ये समझाऊं कि ये आपके जिंदगी का सबसे खतरनाक पेन है, इट इज द मोस्ट पेनफुल एपिसोड ऑफ योर लाइफ, यू कैन कॉल इट एज अ हार्ट अटैक। जब भी ऐसा पेन हो हमें बिना कोई इंजरी के, कि गिर गए, करेक्ट, बोन फ्रैक्चर हो गया तो अलग बात है। आप घर में बैठे टीवी देख रहे हैं और आपको इतना पेन कहीं भी हो जो वाइटल एरियाज में, जो आपने पहले कभी भी महसूस नहीं किया है, तो वो हो सकता है कि वो हार्ट अटैक है। अब बताइए इसमें कितना समय होता है आदमी को बचाने के लिए? हार्ट अटैक में हम लोग कहते हैं टाइम इज मसल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम इज मसल? हर मिनट बहुत कीमती है। फर्स्ट 60 मिनट्स को हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं, फर्स्ट 6 आवर्स को हम लोग गोल्डन पीरियड बोलते हैं। इसका मतलब कि every minute we save in trying to open up the artery, उतने ही समय में हम हार्ट का मसल को सेव करते हैं। देखिए, हमें ये जानना जरूरी है कि हार्ट का एक मसल होता है, हार्ट अपनी मुट्ठी की तरह है। अब ये हार्ट को एक ब्लड सप्लाई जाता है, ठीक है? अगर ये ब्लड सप्लाई मैं यहां से ब्लॉक कर दूं तो नीचे के मसल को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा। हाँ। अभी जितने समय तक वो ब्लड सप्लाई रुका रहेगा उतने मसल फाइबर्स की डेथ होती रहेगी। डेथ का मतलब इट इज परमानेंट, वो वापस नहीं आने वाला। तो समझो कि आपने पहले 60 मिनट के अंदर अंदर एक्शन ले लिया, मतलब इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी कर लिया, वो नस खोल दिया आपने और ब्लड सप्लाई रिस्टोर कर लिया, तो शायद से आपको मिनिमल डैमेज हो। डैमेज हो सकता है, लेकिन डैमेज तो जरूर होगा, क्योंकि हार्ट अटैक इस मतलब जो पेन है, इट इज अ पेन ऑफ डाइंग मसल फाइबर। तो जब आप कह रहे हैं कि परमानेंट डैमेज होगा, इसका मतलब ये है कि आदमी मर जाएगा क्या? विल हैव टू बी विद केयर, मतलब व्हाट डज इट मीन? आप बोले जब फाइबर्स उसकी डेथ हो रही है, मसल्स के पार्ट की डेथ हो रही है एंड विच विल नॉट रिवाइवेबल नहीं है, इसका मतलब कि आदमी बचेगा नहीं, कि आदमी बचा रहेगा एंड स्टिल केयर करनी पड़ेगी? ऐसा नहीं होता है कि आदमी मर जाएगा। हार्ट अटैक एज सच इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन। इसमें कई लोग हॉस्पिटल तक जिंदा भी नहीं पहुंचते हैं। लेकिन जब हार्ट के मसल्स खत्म होते हैं तो ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है। नॉर्मल हार्ट पंपिंग फंक्शन 55 to 65% होता है, दैट मींस इजेक्शन फ्रैक्शन। अगर अभी हार्ट मसल्स की कुछ डेथ हो जाती है तो परमानेंटली आपका हार्ट पंपिंग फंक्शन में भी 40 आ जाए या 30 आ जाए या 25 आ जाए। जितना लो हो जाता है उतना ही आपकी आयु कम हो जाती है और उतना ही आपको आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे कि सांस फूलना या फिर थकावट लगना, आप फिजिकल एक्सर्शनल एक्टिविटीज ना कर सके, वैसा होता है। ओके डॉक्टर, हमने बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखा है कि डॉक्टर्स कुछ गोलियों की लिस्ट देते हैं कि ये गोलियां घर में रखी है, और जब अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा है तो आप ये गोलियां खाइए। ऐसी कुछ गोलियां होती है कि ये जस्ट रूमर है? ऐसी क्या चीजें हम कर सकते हैं घर पे? अभी समझे, अभी मुझे हार्ट अटैक अभी आ रहा है, इसी वक्त तो एम्बुलेंस नहीं है, तो जो टाइम पहले 5 मिनट का मैं क्या कर सकता हूँ घर पे? राहुल, ये एक्सलेंट क्वेश्चन है। एक ही गोली है, डिस्प्रिन। डिस्प्रिन 325 मिलीग्राम। डिस्प्रिन जो हम दर्द के लिए लेते हैं वो हमारे सारे घरों में होती है। 1 रुपए की एक गोली आती है। ये अपने पॉकेट में रखिए, अपने वॉशरूम में रखिए या फिर अपने कार में रखिए, हर ऐसी जगह पे रखिए जहां पे आपको उसका इजी एक्सेस हो। अगर आपको कोई भी ऐसा अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है, जैसे कि पेन जबड़े से लेके नाभि तक, आगे या पीछे, एक डिस्प्रिन लीजिए। रेगुलर डिस्प्रिन जो हम सालों से खाते आए वही मुंह में रखिए, चबा लीजिए। चबाने से फास्ट जाएगा। उसका सबलिंगुअल अब्जॉर्प्शन होता है, मतलब टंग के नीचे से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसका एक्शन फास्ट होता है। हालांकि ये फर्स्ट एड भी है, ये लाइफ सेविंग भी है
और जब आप हॉस्पिटल में आओगे तो सबसे पहली गोली हम डिस्प्रिन ही देते। सॉर्बेट, बाकी बहुत सारे एस्पिरिन वगैरह कोई नहीं, सिर्फ डिस्प्रिन। डिस्प्रिन, एस्पिरिन ये सेम चीज है, Okay. लेकिन सॉर्बिट्रेट, हाँ, सॉर्बिट्रेट एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। सॉर्बिट्रेट लेने से काफी लोगों का ब्लड प्रेशर एकदम नीचे हो जाता है, जो That कि can be dangerous. जानलेवा हो जाता है। हम्म, तो इसलिए हम लोग स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि सॉर्बिट्रेट ना रखें और डिस्प्रिन नामक गोली ही रखें। डिस्प्रिन का नाम हम लिखेंगे, लोगों को भी याद रहेगा, हम प्रिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। बिकॉज मैं बहुत कंफ्यूज था, मैंने बहुत पॉडकास्ट देखे, लोगों की देखे, डॉक्टर्स ने 4-4 गोलियां लिखी है कि इसकी ट्यूब बनाई है। मतलब ये याद कैसे रहेगा, लाऊंगा कहाँ से एंड टाइम पे। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो बड़ा अदरक मुंह में ठुसी है और अल्टी बाल्टी मार के जमीन में बैठ जाइए। ये कोई होम रेमेडी है, इसका कोई साइंस से रिलेशन है? देखिए, होम रेमेडीज में ये सारी चीजों से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अदरक खाने से लोग बोलते हैं कि तो आपको फायदा होता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, जो आपको सालों साल लॉन्ग खाना पड़ेगा। उस वक्त कुछ नहीं है। लेकिन ये इमीडिएट तो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर इमीडिएट आपको कुछ हेल्प कर सकता है तो वो है 2 चीज, एक डिस्प्रिन, दूसरा अगर आपके साथ में कोई इंसान है और आप हार्ट अटैक की वजह से कोलैप्स हो जाते हैं और उसको CPR आता है। CPR मतलब द आर्ट ऑफ सेविंग अ लाइफ, दैट इज कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, तो वो आपकी जान बचा सकता रिससिटेशन में तो हार्ट तो बंद होना चाहिए, फिर तो रुक जाना चाहिए। है। हाँ जी, तभी आप रिससिटेट कर रहे हैं ना, तभी आप रिससिटेट कर रहे हैं। इसलिए मैं करिए। आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना हाँ। चाहूंगा। हम्म, अभी एक 78 ईयर का इंसान था, गांव में था, उसको हार्ट अटैक आया, उसका हार्ट बंद पड़ गया। उसकी वाइफ ने उसको हार्ट मसाज दे के जोर जोर से छाती पे पीट पीट के उसको हार्ट मसाज दिया, उसको जिंदा किया। हालांकि दोनों भी अनपढ़ थे, दोनों को CPR नाम की कोई चीज पता नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतना ही देखा कि जब उन्होंने छाती पीटी तब उनके हस्बैंड की आंखें खुली। तो वो छाती पीटती रही जब तक उनके हस्बैंड को हॉस्पिटल तक पहुंचाया नहीं गया। तो और आज भी वो इंसान जिंदा है। वाओ, मतलब ओल्ड लेडी ने ओल्ड मैन को सिर्फ छाती पीट पीट कर उनकी जान बचाई। तो इसमें माउथ टू माउथ ब्रीदिंग जो पिक्चरों में दिखाते हैं हम लोग कि हाँ सांस दी, वो जरूरी होता है कि नहीं होता है? आउट ऑफ हॉस्पिटल में माउथ टू माउथ ब्रीदिंग की कोई जरूरत नहीं होती। आउट ऑफ हॉस्पिटल घर पे अगर हो, हाँ, घर पे अगर होता है तो इसको हम लोग आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। हाँ, तो उसके लिए माउथ टू माउथ ब्रीदिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है सिर्फ छाती पंप करते रहो ताकि ब्लड आपके ब्रेन तक चला जाए। अभी ब्रेन जो होता है ना, वो 2 से 5 मिनट का लॉस ऑफ ब्लड और लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टॉलरेट नहीं कर सकता। तो अगर 2 से 5 मिनट भी चुक गए हम तो ब्रेन डेड हो सकता है इंसान, यानी कि कोमा में चला जाता है। ब्रेन डेड होना डेथ है कि हार्ट के डेथ होना डेथ है? ये दोनों चीजों को डेथ बोलते हैं। या तो हार्ट डेड हो गया, या तो ब्रेन डेड हो गया, या तो दोनों भी डेड हो गए। तो घर पे आपने बताया डिस्प्रिन खाइए तुरंत, एंड देन तुरंत डिस्प्रिन खाइए, 5 मिनट के अंदर अंदर घर से निकल जाइए कि आप नजदीक में नजदीक हॉस्पिटल पहुंच पाए। अच्छे हॉस्पिटल जाना जरूरी नहीं, हाँ, ये चक्कर नहीं जाने का। हाँ, नजदीक में नजदीक बिल्कुल याद हॉस्पिटल रखिए जनता, ये मत देखिए ब्रांड के हॉस्पिटल का, नर्सिंग होम भी हो, कोई डॉक्टर की क्लिनिक भी हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको मिल जाए। और सबसे खास बात, कभी भी डॉक्टर को घर पे ना बुलाएं, क्योंकि डॉक्टर को हाँ ना करके घर पे आने में कम से कम आधा घंटा जाएगा, एंड दैट इज लॉस ऑफ प्रेशियस टाइम। मतलब तो आप गए डॉक्टर के वेट में गए तो आपको अस्पताल पहुंचना है, वहां आपको वो बचा लेंगे। परफेक्ट। यहाँ पे फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन नहीं नहीं करना है किसी को कुछ, कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, सीधा भागो और जाओ वहां, तुरंत निकलो। पर जैसे लेडी ने छाती में पीटना शुरू किया, ऐसे करना चाहिए हमने? अगर कोलैप्स हो जाते हैं, कोलैप्स हो तो जान नहीं बची है, तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, कोलैप्स होने के बाद तो जैसे हम लोग, आप वो भी करते हैं इलेक्ट्रिक, वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग DC शॉक बोलते हैं, लेकिन देयर इज अ वर्ड फॉर इट ना, स्पेसिफिक डिफिब्रिलेशन। हाँ, डिफिब्रिलेशन करने से भी आप ये एसेसिट करते हैं ना? ये रिससिटेट करने के एडवांस तरीके हैं जो कि हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स,
रेलवे स्टेशन पे आजकल अवेलेबल है। अच्छा क्वेश्चन, अभी मुझे अटैक आया और मेरी सांस रुक गई है, उसके बाद मेरे पास कितने मिनट है कि मुझे रीअसेसिट कर सकते हैं आप? जैसे कि मैंने आपको बोला हाँ कि आपका ब्रेन किसी को माफ नहीं करता। हाँ 2 से 5 मिनट अगर उसको ब्लड या ऑक्सीजन नहीं मिलता तो ब्रेन डेड है। तो आपके पास कितना समय है अब आप सोच लीजिए, barely 30 सेकेंड। अगर कोई कोलैप्स होता है 1-2 बार चिल्लाइए, But अगर आपके घर आप में ठीक हो नहीं हो, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कोई मूवमेंट नहीं है, 20 से 30 सेकंड के अंदर छाती पीटना शुरू कर दीजिए। अगर आपके घर में कई लोग ना कोरोना के बाद भी और अभी घबराहट से ये रखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, क्या उसका कुछ यूज कर सकते हैं हम लोग इसमें कि नाक में लगा लो? ये सब चीजें ना इतनी जरूरी नहीं है। नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड हाँ, एट होम, पर क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर तब दिया जाता है जब मेडिकल सुपरविजन में हो। सिर्फ ऑक्सीजन लेके तो आप बचने वाले हो नहीं, आपको पूरा मेडिकल सिस्टम चाहिए कि वो नस खुले, और इसके लिए सिंपलेस्ट एंड बेस्ट जो हम करते हैं हॉस्पिटल में वो आप भी कीजिए। सबसे पहले डिस्प्रिन लीजिए। हाँ वेरी गुड। अब मुझे बताइए, लोग समझते हैं हार्ट अटैक इज बिकॉज ऑफ ब्लॉकेजेस से। मैं आपको बीच में बता रहा था कि मैं अपनी जाके टेस्ट कराता हूँ सीटी, कॉर्नरी सीटी, जिसमें हार्ट का पूरा वेल का पिक्चर आ जाता है। अब ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्या कि ब्लॉकेज कुछ नहीं है पर हार्ट के मसल्स वीक है, कोलैप्स हो गए, ऐसा हो सकता है क्या? हार्ट का मतलब यही है कि ब्लॉक होना, ये नहीं है कि हार्ट का फेलियर होना। अगर हार्ट फेलियर हो रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या, उसमें क्या चांस है बचने के? चलिए, आपने एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें बता दी। मैं हाँ। एक एक करके ये सब चीजें बताता हूँ, ठीक है? अभी हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉक्स ये 2 अलग चीजें हैं। हार्ट ब्लॉक्स मतलब क्या? जब हम टीन्स में होते हैं, मतलब 13, 14, 16, 19, तब से हम जो भी खाते हैं, मे बी ऑयल, घी, फैट, शुगर, सॉल्ट, वो सब से अपने हार्ट की लाइनिंग पे धीरे 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 फैट क्रिस्टल्स जमने लगते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टेंस ऑफ इयर्स, डेकेड्स, ये धीरे 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 जाके वो पाइल अप होता है, तब जाके वो धीरे 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 ब्लॉक्स बनते हैं। तो वो 10%, 20%, 60%, 80%, 90% ब्लॉक ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक्स। अगर किसी को ब्लॉक्स हैं तो उसको जो सिम्टम्स होंगे ना 6 महीने से, 12 महीने से या 6 हफ्ते से, काफी दिनों में, हफ्तों में या फिर महीनों में उनको सिम्टम्स होंगे। अभी हार्ट अटैक क्या होता है, चलिए मैं आपको सिंपल चीज समझाता हूँ। मैं अगर चल रहा हूँ और अचानक से मुझे कोई पिन लग जाती है तो यहाँ पे स्क्रैच आ जाएगा और हल्का सा ब्लीडिंग होगा। ब्लीडिंग होगा तो क्या होगा, वो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए वहां पे एक डार्क ब्राउन स्कैब बन जाएगा। उसी तरह से आप रेगुलर लाइफ में चल रहे हैं, अचानक हार्ट की अंदर की नस की लाइनिंग अगर फट जाती है तो क्या होगा, वहां पे भी ब्लीडिंग होगा। और वो ब्लीडिंग रोकने के लिए वहां पे पूरा क्लॉट बनेगा। वो जो क्लॉट बनता है, वो क्लॉट से अचानक आपकी नस टोटल बंद हो जाती है। मगर अपने पास ज्यादा है ना, वॉइस तो ज्यादा है, अगर एक भी ब्लॉक हुआ तो दूसरा तो है ना। हाँ, मैं आपको समझाता हूँ। ये तो ओपन टू एयर है, ठीक है? तो अगर मैंने स्क्रैच मारा तो आपको ब्लीडिंग हुआ और क्लॉट बना, तो ये थोड़ा सा रेज्ड होता है, लेकिन ओपन टू एयर है तो ये कहीं पे ब्लड सप्लाई स्टॉप नहीं करेगा। ये जो आपकी हार्ट की नसें होती है ये अंदर है, बंद है, ठीक है? अगर यहाँ पे कुछ फट गया तो वो ब्लीडिंग होके क्लॉट बन के ये पूरा जाम कर देगा। तो ये जितने मसल को सप्लाई करता है, वो मसल का पेनफुल डेथ होना शुरू हो जाता है। हाँ, बाकी सब मसल्स को ब्लड सप्लाई चालू रहता है, लेकिन जो वो मसल है इट स्टार्ट्स डाइंग, तो आपको पेन होने लगेगा। तो क्या अगर ये सिचुएशन अगर आपके साथ में साथ होती, 3-4 लोगों से होती है जिनकी लाइफस्टाइल हेल्थ बेटर है और सेम ब्लॉक 4 लोगों को हो रहा है, तो एक के बचने के चांसेस ज्यादा है, एक के कम है, ऐसा हो सकता है? एक स्मोकर ड्रिंकर है, एक जिम जाता है, एक सुपर फूड खाता है, एक अच्छे स्लीप करता है, एक मेडिटेशन करता है, उन 4 को सेम स्क्रैच हो रहा है हार्ट में और उनकी ब्लॉकेज होगी तो वो मसल पैरालाइज हो गई या तो वो मसल खत्म हो गए,
पर तभी भी उसका हार्ट 75% पे तो चल ही रहा है ना, 50 पे चल ही रहा है, कुछ तो चल रहा है ना। तो उन लोगों में फर्क, लोग पर्सन टू पर्सन फर्क हो सकता है ना बचने में। ऐसा है ना कि जिनमें बैड हैबिट्स है हाँ, वर्सेस जिनमें गुड हैबिट्स। क्या चीज को बैड हैबिट बोल रहे हैं हम लोग? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टोबैको, ये बैड हैबिट्स है। चलिए मैं अलग तरीके से बोलता हूँ, थोड़े मॉडिफाइबल प्रॉब्लम्स है, थोड़ा नॉन मॉडिफाइबल प्रॉब्लम्स है। मॉडिफाइबल प्रॉब्लम्स मतलब स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टोबैको, बैड लाइफस्टाइल, फास्ट फूड, जंक फूड, हाई सॉल्ट, ई सिगरेट आजकल जो बच्चे भी रहे वो, ये सब भाई बहन ही है। हाँ, ठीक है, सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, ऑयल्स, घी, ये सब जो ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सबको मैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में बोलूंगा। हाँ, ठीक है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या है? आपका एज, जेंडर, या फिर आपका रेस, आपके पेरेंट्स, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, ये नॉन मॉडिफाइबल, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो अपने मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बराबर से कंट्रोल कर लेता है, दैट पर्सन आई वुड पुट इट एज अ गुड बॉय वर्सेस अ बैड बॉय। आपने स्ट्रेस की बात नहीं की इसमें। स्ट्रेस इज डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट थिंग। हाँ। डे टू डे स्ट्रेस में भी आपका बहुत ही ब्लड फ्लो अंदर का जो होता है वो टर्बुलेंस से जाता है। अब मैं आपको ब्लड फ्लो टर्बुलेंस समझाता हूँ। समझे कि अगर ये ट्यूब है, हाँ, जिसमें से पानी बह रहा है, हाँ, ठीक है, कोई पानी स्मूथली फ्लो हो रहा है, पानी इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लड फ्लोइंग इनसाइड द ट्यूब, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, इट्स फ्लोइंग थ्रू स्मूथली। टर्बुलेंट है तो प्रॉब्लम करेगा ही। लेकिन अगर आपको स्ट्रेस होता है तो वो टर्बुलेंस होगा, टर्बुलेंस होगा तो एडी करंट्स होंगे, और एडी करंट से उसका वो अंदर का लाइनिंग डैमेज होने का चांस ज्यादा है, तो देयर इज अ हायर चांस ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक्स। सो बेसिकली हम साइंटिफिक टर्म्स में उसको बोलते हैं एंडोथेलियल डिसफंक्शन, मतलब हार्ट के अंदर की लाइनिंग का डिसफंक्शन। और इसके लिए कोई कारण नहीं होता, हमने ऐसे कुछ, मैंने कुछ ऐसा किया इसलिए डैमेज हो रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये नहीं कि बहुत भागा हूँ, बहुत जिम कर ली इसलिए हार्ट के अंदर स्क्रैच आ गया और फिर ब्लॉक हो गया, ऐसा तो नहीं है कुछ भी। जैसे कि हम लोग ने बात किया कि जो हमारे रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, सॉल्ट, शुगर, ऑयल्स, स्ट्रेस, ये सारी चीजें अगर हम अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें ये सब स्क्रैचेस आने या फिर अंदर का एंडोथेलियम फटने का चांसेस कम होता है, जीरो नहीं होता है। तो अगर बैड बॉयज में से 100 में से 80 लोगों का फटता है तो गुड बॉयज में से 100 में से 20 लोगों का फटेगा। तो जो एक हमेशा लोग सोचते हैं कि हार्ट ब्लॉक हो गया इसलिए हार्ट अटैक आ रहा है, ये ऐसा नहीं होता है। हार्ट अगर ब्लॉकेज है आपके तो वो आपको समय के साथ मालूम पड़ता रहेगा कि आपको ब्लॉकेज है। बाकी फैक्टर्स आएंगे। जो हार्ट अटैक हम जो कह रहे हैं वो अचानक से वाली चीज है, अचानक से मतलब इसका कोई आपको अंदाजा नहीं है कि आपको आ सकता है। आप बोलेगा इसको कैसे आ गया, नो ऐसा, मतलब उस तरह का। सो आई सी एथलीट्स सडन डेथ हो जाती है। वो क्रिकेट खेल रहा है, वो फुटबॉल देखा था हमने, वो फुटबॉल वो फेंका और उसी वक्त डेथ हो गई। तो ये जो लोग अपने हार्ट की अच्छी मसल ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनकी डेथ इमीडिएट उसी वक्त कैसे हो जाती है? हार्ट में ना बहुत सारी चीजें होती है। हार्ट के मसल फाइबर्स, हार्ट के वेल्व्स, हार्ट का ब्लड सप्लाई और हार्ट का इलेक्ट्रिकल सप्लाई। अब मैं आपको आसानी से समझाऊं तो जैसे कि आपका किचन है, ठीक है, किचन में वॉल्स है, वॉल्स मतलब आपके हार्ट के मसल। किचन के दरवाजे और खिड़कियां हैं, मतलब हार्ट के वाल्व्स, ठीक है। किचन में आपका एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई है सिमिलर टू आपका हार्ट का इलेक्ट्रिकल सप्लाई, और किचन में आपका पानी का सप्लाई है सिमिलर टू हार्ट का ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो अब तक अपन ने जो ब्लॉक्स की बात की तो हम खाली वो ब्लड सप्लाई की बात कर रहे थे, लेकिन जो आप एथलीट्स की बात कर रहे हैं तो एथलीट्स में काफी दूसरी चीजें हैं जो सडन कार्डियक अरेस्ट कर सकती है। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द हार्ट, इरेगुलरिटी इन बीटिंग हार्ट।
करेक्ट इनरेगुलरिटी होंगे, Correct. वो ठम ठम ढम 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 ऐसे बज रहा होगा। एग्जाम्पल, हम हार्ट फेलियर की बात करते हैं कि हार्ट में क्या क्या चीज हो सकती है। एक तो है ब्लॉक होगा जो आपको 5-6 महीने पहले मालूम पड़ेगा, आप गंदा खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो बना जा रहा है। और दूसरा है कि अचानक हार्ट अटैक आ जाएगा, जो इनर लाइनिंग कट होती है हार्ट की, तो जिससे ब्लड से ब्लॉक करके वो बनेगा, वो हार्ट अटैक है। थर्ड, हार्ट फेलियर होता है। व्हाट इज हार्ट फेलियर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। हार्ट फेलियर मतलब ये नहीं कि आपका हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेलियर एक मेडिकल टर्म है। ओके, ठीक है, उसका मतलब ये कि आपके हार्ट का पंपिंग कम हो गया है। समझो कि आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट है 100 ml ब्लड, लेकिन आपका हार्ट 100 के बदले 60 ml ब्लड ही पंप कर रहा है। तो बाकी 40 ml जा कहाँ रहा है? वो 40 ml बैक प्रेशर में जाएगा। मतलब यूं समझो कि मैंने एक बर्तन लिया और उसको मैंने उबालना शुरू किया। हाँ, ठीक है, अभी उबाल के अंदर का मैंने प्रेशर बढ़ाया। वो बर्तन आपका हार्ट है, अंदर का प्रेशर बढ़ाया तो क्या हुआ? वो दूध ओवरफ्लो हो गया। तो जब हार्ट बराबर पंप नहीं कर पाता ब्लड, तो थोड़ा ब्लड आगे जाता है, लेकिन बाकी थोड़ा पीछे रह जाता है। जो पीछे बच जाता है वो ब्लड ओवरफ्लोड ब्लड है। वो तो मिक्स हो जाएगा बैड और गुड ब्लड में ना। वो मिक्स नहीं होगा, लंग्स सबसे नजदीक है। तो वो ओवरफ्लो होके वो लंग्स को जाम कर देगा। इसलिए आपको फिर यू ड्राउन इन योर ओन लंग्स। एग्जैक्टली, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम या फिर थोड़ा सा सटल अगर मैं बात करूं, थकान, फटीग, टायर्डनेस, फिर ब्रेथलेसनेस और फिर एयर हंगर, ये स्टेज वाइज आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ये फेलियर की बात करें, फेलियर मतलब एक्चुअल फेलियर नहीं होता है। यस, इट इज लाइक कैपेसिटी उसकी कम हो गई है। करेक्ट। पर चल रहा है हार्ट चल रहा है। इस वक्त एज अ पेशेंट मैं क्या करूं? अगर मैं कैसे समझूं कि मेरा हार्ट फेलियर चल रही है, तो मुझे क्या सिम्टम्स होंगे? क्या मुझे उस वक्त हॉस्पिटल जाना जरूरी होगा, नहीं होगा, क्या होगा उस वक्त? तो हार्ट फेलियर एक ऐसी चीज है जो डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ डेज टू वीक्स। तो आपको समय मिलेगा कि आप जाइए हॉस्पिटल में, पूरा चेकअप करवाइए। डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपका हार्ट पंपिंग फंक्शन कम है। अगर आपका हार्ट पंपिंग फंक्शन कम है तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, सिर्फ 2 चीज। बेसिकली आपको फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है। मैंने सिंपल समझाया, 100 ml ब्लड है, 60 ml आगे जा रहा है, 40 ml बैकलॉग जा रहा है। बीट आफ्टर बीट वो बैकलॉग जाके अक्यूमुलेट होते रहेगा। आपको करना क्या है? आपका फ्लूइड लेवल कम करना है। फ्लूइड लेवल कैसे कम करोगे? पानी का इंटेक या फिर लिक्विड्स का इंटेक कम कर दीजिए। लिक्विड्स मतलब पानी, दूध, चाय, कॉफी, सूप, जूस, छाछ, सारे लिक्विड्स का इंटेक कम कर दीजिए। और दूसरी चीज सॉल्ट मतलब हमें बचपन से सिखाया गया है नमक का पानी होता है, इसलिए सॉल्ट का भी इंटेक कम करना है। सॉल्ट का इंटेक कम करने के लिए सारे आउटसाइड फूड्स बंद कर दीजिए। मतलब पैक फूड, कैंड फूड, बेकरी फूड, होटल फूड, सब कुछ बंद कर दीजिए। ओनली होम फूड विथ लो सॉल्ट, इतना खाएंगे तो आपका हार्ट फेलियर भी वेल मैनेज रहेगा, ताकि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी अच्छे से कर सके, थकान ना लगे, ब्रेथलेसनेस ना लगे। व्यूअर्स, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको पूरी की पूरी कंसल्टेशन फ्री ऑफ चार्ज हमारे चैनल पे मिल रही है। तो प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग एंड प्रमोटिंग अस। मुझे ये पूछना था आपसे कि जब हार्ट फेलियर, जैसे आपने बोला कि हमें साइंस होगी, तो वो क्या साइंस होगी जिससे मैं डॉक्टर के पास जाऊं? मुझे जैसे ब्लॉकेज तो मुझे पता है, पसीना आ रहा है, मुझे अजीब लग रहा है कुछ, पर जो हार्ट फेलियर वाली जो प्री साइंस है बिफोर वो कौन सी साइंस है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं? बहुत अच्छा सवाल है ये। हार्ट के 4 मेन सिम्टम्स होते हैं। ओके, कि आपको हार्ट की कोई तकलीफ, इनमें से कोई भी एक सिम्टम हुआ तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है। पहले तो आप जानते हैं चेस्ट पेन। अब मैं चेस्ट पेन को मॉडिफाई करके बोलूंगा, पेन एनीवेयर फ्रॉम जबड़ा टू द नाभि, बराबर आगे या पीछे, इसको हम बोलेंगे चेस्ट पेन। ओके। नंबर 2, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ब्रीदिंग डिफिकल्टी को भी मैं मॉडिफाई करके बोलूंगा थकान, या फिर सांस फूलना, या फिर लेटे लेटे सांस फूलना, या फिर चलते चलते सांस फूलना, ये सारे वेरिएंट्स हैं। तीसरा, छाती में धक धक होना, मतलब पैल्पिटेशंस।
पैल्पिटेशन मतलब वो बोलते हैं ना कि हमें खुद की हार्ट बीट महसूस हो रही है, या तो फास्ट या तो स्लो या तो इरेग्युलर। अगर वैसा महसूस भी होता है तो भी हमें डॉक्टर के पास जाना है। और फोर्थ, आंखों के सामने अंधेरा, धुंधलापन या फिर चक्कर आना या बेहोश हो जाना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको सारे वेरिएशंस के साथ बता दी। इनमें से कुछ भी हो तो पहले जाके डॉक्टर से मिलिए, ईसीजी करवाइए, जरूरत है तो 2D को करवाइए और फिर आगे बढ़िए। क्या जरूरी है जब हम डॉक्टर के पास जाए वो कार्डियक डॉक्टर हो या कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर भी बचा सकता है? मैं अगर इमरजेंसी है तो क्लोजेस्ट डॉक्टर इज द बेस्ट डॉक्टर। क्लोजेस्ट डॉक्टर इज द बेस्ट डॉक्टर, और बाद में की ट्रीटमेंट यू टेक इट फ्रॉम अ कार्डियोलॉजिस्ट। अगर वो डॉक्टर को लगता है कि वो मैनेज नहीं कर पाएंगे तो वो आपको एम्बुलेंस में और कहीं हायर सेंटर में भेजेंगे, ले जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट वो फर्स्ट एड तो दे सकते हैं। हाँ। आजकल हम देख रहे हैं यूथ, यंग 20, 25, 30 साल के लोग, 20, 22 तो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने, जिनका वो क्या बोलते हैं आप आर्टरी में से निकालते हैं कचरा, पंप एंजियोप्लास्टी किया हुआ, इट्स लाइक अ प्लम्बिंग, करेक्ट, होल बॉडी लाइक अ प्लम्बिंग ओनली। क्या कम एज में हार्ट अटैक आने से आदमी बच नहीं पाता है? क्या जैसे ओल्डर लोग होते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसके फादर को हार्ट अटैक आया, ही कुड गो 90 किलोमीटर्स दूर, वहां जाके उन्होंने एंडोस्कोपी ये सब करके फिर एंजियोप्लास्टी किया, पर ही कुड ट्रैवल इन 90 किलोमीटर्स। क्या एक 30 साल के लड़के को हार्ट अटैक आया तो देखते हैं हम उसी वक्त तो मर जाता है। एज से कुछ है क्या हार्ट अटैक में बचने के चांसेस? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि यंग एज में उसको हार्ट अटैक आया क्यों। ऑब्वियसली कुछ तो गड़बड़ है, या तो उसने अपने बॉडी को बहुत ज्यादा अब्यूज किया हुआ है, या फिर उसके जीन्स ऐसे हैं कि उसको इतना जल्दी हार्ट अटैक आ रहा है। यंग एज में हार्ट अटैक आता है तो क्या होता है कि हार्ट के 3 मुख्य नस होते हैं। एक LAD मतलब लेफ्ट एंट्री डिसेंडिंग आर्टरी, दूसरा लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और तीसरा राइट कॉर्नरी आर्टरी, मतलब 2 नस लेफ्ट पे, एक राइट पे। अभी ये सारी नसों के काफी ब्रांचेस होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ऐसे करके n नंबर ऑफ ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, अगर जो यंग है उसमें एकदम माइक्रो चैनल्स जो बोलते हैं, कोलैटरल्स जो होते हैं, वो डेवलप नहीं हुए होते हैं। मैंने किसी मेरे दोस्त डॉक्टर को ये बोला था कि नेचर हैज क्रिएटेड कि भाई आपको 50 साल के पहले हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। अगर हार्ट अटैक 50 के बाद, मैं 50 हो रहा हूँ इसलिए खुशी से मैं टेंशन में नहीं हूँ, धीरे धीरे बाईपास आर्टरीज जो है, जो आप बता रहे हैं, जो माइक्रो, वो डेवलप होती है। इसलिए 60-70 ईयर्स के ओल्ड के लोग मैंने देखे नहीं कभी, नॉर्मली ऑन स्पॉट उनकी डेथ होते हुए वो खबर आती है कि आंटी वो अंकल हॉस्पिटल पहुंच गए, करेक्ट, और उनका सब कुछ ठीक हो गया, घर पे भी आ गए हो। मगर मैंने तब कहा कि कम एज में वो बाईपास चीज बनी नहीं है, तो जब ब्लॉक हो जाएगा तो सारा ब्लॉक हो जाता है, फिर एकदम देयर इज नो अदर वे बट टू हार्ट टू कोलैप्स एंड डाई। करेक्ट, तो ये बात सही थी, मतलब मैंने जिसको भी बोली थी, ही वाज अ डॉक्टर एंड फॉर यू माय इन्फॉर्मेशन करेक्ट फ्रॉम इट। तो मैं उससे झगड़ा कर रहा था इसी बात का, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है, द ओल्डर यू गेट द मोर चांसेस फॉर यू टू लिव। बहुत ऑड है ये, जितनी आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपके जीने के चांस भी उतने ज्यादा बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक से। You know, God is great. God has always created a plan B for everybody. आँख कितनी है? 2। कान कितने हैं? 2। लंग्स कितने हैं? किडनीज कितनी है? हार्ट की नसें कितनी है? 3। और ये 3 नसों के बाद भी भगवान ने हमें बैकअप दिए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलैटरल्स या स्मॉल माइक्रो चैनल्स। तो वो मैनेज कर लेती है, धीरे 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 बनाते हैं ताकि वो थोड़ा सा मैनेज कर सके, मतलब थोड़ा सा टाइम खींच सके कि हम हॉस्पिटल पहुंच सके। हालांकि वो माइक्रो चैनल्स विल कंट्रीब्यूट ओनली टू अ 10% एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो, बट वो बोलते हैं ना, डूबते को तिनका बच सकते हो। तो बस अब हॉस्पिटल पहुंच गए तो खत्म। Is it correct that starts with 50 and above, or it is a slow process? Slow process. But develops over decades together, slow and steady. Yeah, okay, we'll take that. Now you said कि जो हम youngsters देखते हैं जिनको हार्ट अटैक आता है, ऑन स्पॉट मरते हैं, वो अब्यूज करते हैं बॉडी को। अभी अब्यूज का मतलब मैं सोचूंगा अल्कोहल पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, क्या ओवर एक्टिविटी, स्पोर्ट एक्टिविटी इज ऑल्सो अब्यूज टू बॉडी? भगवान ने हमारा बॉडी कैसे बनाया है और किस लिए बनाया है, पहले ये समझते हैं। अच्छा,
रात को पक्षी हो या प्राणी हो, सब सोते हैं, हाँ, सूर्यास्त के बाद सोते हैं और सूर्योदय पे उठ जाते हैं, बराबर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं रात को 12 बजे तक लेट नाइट मूवीज देखेंगे, शोज देखेंगे, रात को 2 बजे तक नेटफ्लिक्स देखेंगे, तो दिस इज ऑल्सो अब्यूज। अभी आप अब्यूज एंटरटेनमेंट के लिए करो या फिर काम के लिए ओवर स्ट्रेस करके ओवरवर्क करो या फिर पढ़ाई के लिए ओवरवर्क करो, all this is abusing the body. That means not sleeping on time and not waking up on time is one abuse. Plus बाकी जो मैंने इसके पहले सारे फैक्टर्स बताए वो तो ऑब्वियसली। फिर हम ये भी देखते हैं कि हम बहुत सारी इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस भी यूज करते हैं, जैसे कि कोई भी आर्टिफिशियल चीज, कोई भी पैक चीज, कैन फूड, टिन फूड, ये खाली एक ब्रांड है। Processed. What do you want to say? Processed food is dangerous to body. Yes. तो ये लोग बोलते हैं ना लो कैलोरी, हाई प्रोटीन, ये सब एक ब्रांड है। उसमें लो कैलोरी जरूर होगा लेकिन सॉल्ट इतनी हाई मात्रा में होगा जिसका वो कोई मेंशन नहीं करते। जो लो सॉल्ट मेंशन करेंगे उसमें ऑयल इतना ज्यादा होगा जो मेंशन नहीं करते। सो वेरी सिंपल। मैं तो अपने घर में मसाले पिसवा रहा हूँ, उससे वो पत्थर होता है ना, उससे आई थ्रू बीच में आया था ना, कोई कंपनी ब्रांडेड नाम नहीं लूंगा, कि उनके मसालों को बंद कर दिया, रैट पॉइजन जैसे यूरोप में बंद कर दिया, हम लोग घर में खा रहे हैं मसाले। तो मैं एक्चुअली मेरे घर में मैंने वो मंगवाया पत्थर, जिसे बोला मसाले तू ही पीस बाबा। और आई यूज कुकिंग ऑलिव ऑयल, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू यूज, जिसे बोला कोकोनट ऑयल। जिस ऑयल का टेस्ट नहीं है और जिसकी स्मेल नहीं है, उस ऑयल में मैं सोचता हूँ खाना नहीं खाना चाहिए, उसमें है ही क्या। वो तो आपको बेवकूफ बना रहा है तेल, उसकी स्मेल नहीं है, उसकी टेस्ट नहीं है, वो है क्या, वो तेल कैसे है, वो क्या चीज है जिसमें आप तल रहे हो, वो कुछ भी तो नहीं है, वो केमिकल है, वो तेल ही नहीं है। देखिए तेल कोई भी आप लो उसमें फर्क नहीं पड़ता है। मार्केटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोई बोलेगा मेरा तेल सबसे अच्छा है, ओके, उसने मार्केटिंग अच्छा किया हुआ है। अगर आप कोई भी तेल खा रहे हो, बचपन से खा रहे हो, तो आपको एक टेस्ट जमा हुआ है। अगर आप डेली ऑलिव ऑयल खाते हैं और मैंने आपको एक दिन सिंग तेल दे दिया या कोकोनट ऑयल दे दिया तो आपको टेस्ट नहीं पसंद आएगा। मेरा सिंपल एडवाइस है लोगों से, जो भी आप ऑयल पहले से यूज कर रहे हैं उसको 10 या 15% कम कीजिए, फ्राइड फूड्स बंद कीजिए और कोई भी ऑयल रीयूज मत कीजिए। रीयूज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीयूज करने से उसमें टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स पैदा होते हैं जो आपके हार्ट के सबसे खतरनाक वो ये कि मसल को डैमेज करते हैं। लोग जो फ्राइज खाते हैं ना फेवरेट ब्रांड के उनके, वो जो डुबा कितने बार निकलता है, वो बाप रे, वो जहर ही है। That is poison. That is pure poison। और आप बड़े आराम से खाते हैं हम लोग। सो आप बता रहे थे ऑयल से फर्क नहीं पड़ रहा है कि रिफाइंड, डबल रिफाइंड, या मैं खुद का घर में ऑयल बनवाऊं और खाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Poison is poison at the end of the day. So oil itself is a poison, आप बोल रहे हो। You will not call it less poisonous and more poisonous. तो पुराने जमाने में जैसे reduce it. Let's see, अगर 8-5-10 हज़ार साल पहले लोग क्या भगवान राम पापड़ खाते थे फ्राइड, या उस टाइम पे लोग खाते? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी स्टडीज में 2000 साल पहले लोग फ्राइड फूड खा रहे थे अपने देश में या नहीं खा रहे थे? Do you have any ideas on that? 2000 साल पहले तो मैं पैदा नहीं हुआ था लेकिन मैं कुछ साल पहले और आज की चीज बता सकता हूँ। जोमेटो, स्विगी, ये सब इतने फ्राइड फूड्स हमें घर बैठे ला के दे रहे हैं। क्या होती क्रेविंग जब आती मेरे ख्याल से ना, तो इमीडिएट जो डिलीवरी सिस्टम है, इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन बोलते हैं उसको। चाहिए एथलीट जो फिजिकल हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं, 4 घंटे जिम कर रहे हैं, और अपना पूरा नेशन है कि अरे वॉक कर दो, कोई भी के लिए वॉक कर दो। एंड आई डोंट एग्री विथ वॉकिंग जॉगिंग ओनली, बिकॉज वो शायद तुमको कार्डियो एक्टिविटी देता है। सर्टेन एज के बाद आपको मसल मास चाहिए मोबिलिटी के लिए, वो ज्यादा जरूरी है। करेक्ट। बिकॉज क्या तो बोल रहा हूँ, आपके मसल पिलपिले हो जाएंगे। उसी लॉट ऑफ पीपल पिलपिले, वो अगर उनको कुछ एक हड्डी टूट जाएगी, जैसे आफ्टर 70 if you break one big bone you'll die in 1 year, ऐसे किसी ने कहा था। मतलब that much muscle mass is required for you to live, you know। जो एक्सेसिव ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो एक्सेसिव वर्कआउट कर रहे हैं, जो कम सो के वर्कआउट कर रहे हैं, जिनको लग रहा है मैं बहुत हेल्दी कर रहा हूँ, जो कुछ मैं कर रहा हूँ दिख बहुत हेल्दी रहा है, क्या वो भी अब्यूज नहीं है? ये भी एक अब्यूज है। अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए 30 to 45 minutes a day एक्सरसाइज जरूरी है, फॉर एटलीस्ट 5 times a week। ठीक है, अभी आप इससे ज्यादा करोगे, मे बी 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, तो साइंस कहता है शायद से आपको फायदा ना हो,
शायद से आपको नुकसान हो सकता है। ओह। मतलब आप नो फायदा टू नुकसान के जोन में घुस जाते हैं, ऑरेंज या रेड जोन में आप घुस जाते हैं। अगर आप 30 to 45 मिनट्स पर डे करते हैं तो आप ग्रीन जोन में रहते उसमें एज का कुछ संबंध नहीं है उसमें। हैं। एज का कोई संबंध तो नहीं ये है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एक पॉडकास्ट में बताया था कि अगर आप सर्टेन एज के बाद अगर वेट ट्रेनिंग करते हैं 60-70s में तो दैट कैन काउंटर प्रोडक्टिवली आपकी लाइफ स्पैन कम कर सकता है। वो कह रहे थे कि एक्टिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे जंगलों में होता था कि भाई आपने फिश पकड़ी, घसी, पकाई, आई एम वेजिटेरियन, बट वहाँ क्या है, वहाँ नाना दादा दादी जो है ना वो भी काम करते हैं। आप जापान में देखिए, बुढ़ा आदमी भी 100 साल का भी होगा ना, ही इज ऑल्सो वर्किंग। सो व्हाट दैट पॉडकास्ट में वो बता रहे थे कि एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट। एट सर्टेन एज 16-70 गो टू जिम एंड यू पुल अप वेट, डजंट मीन आप लंबे रहेंगे, आपको कुछ सुरक्षित उससे कुछ बहुत बेनिफिट होने वाला है। आपको बेनिफिट उस चीज से होगा जो आप एक्टिविटी नॉर्मल रहेगी, खाना पीना, रूम से जाना, एक जगह पर 40 मिनट ना बैठना, लेटे रहना, ये चीज एक्टिविटी पर ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया एज अ केव मैन और केव वुमन, यू नो। करेक्ट, वो एक्टिविटीज पे ही है। सो बॉडी इज अ मशीन। आप एक ही पार्ट को एक्सरसाइज करेंगे आज तो कल उसको ऐसे ही बिठाएंगे। उससे अच्छा आप एक्टिविटी जैसे करेंगे, मतलब आपने बेलन लिया, रोटी बना दी, तो उसमें आपके सारे मसल्स यूज होते हैं। आप खड़े भी है तो पैर के मसल्स यूज हो रहे हैं, शोल्डर मसल्स, एल्बो मसल्स, सब कुछ यूज हो रहा है एक साथ में। व्यूअर्स, रोटियां बनाओ घर पे बैठ के, कपड़े धोने में सारे मसल्स यूज हो जाएंगे, पसीना भी आ जाएगा, आपको एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बिग बॉस में कपड़े धोते थे, बहुत मुश्किल है कपड़े धोना। जीन्स को ये करना इट्स नॉट इजी टास्क, एक्चुअली बहुत ज्यादा वर्कआउट है। कपड़े धोना एक आई थिंक शुड बी लाइक सब जगह मैंडेटरी होना चाहिए, लोग कपड़े धोए। सिंपल सा काम है, अपना हाउस होल्ड काम खुद करो, आपको कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। फिर चाहे वो झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, अपना काम खुद करने में काहे की शर्म। That will give you longevity of life. Longevity of life. Rather than going to gym or having superfood. Correct. That is the Japanese way of living. वो लोग खुद अपना काम तो करते ही है, खुद की सब्जियां खुद उगाते हैं, खुद गार्डनिंग करते हैं, वही सब्जियां खुद प्लग करके, खुद पका के, खुद खाते हैं। हो गया, और क्या जरूरत है? उनको कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। बट ये सारी चीजें हम 100 साल पहले भी करते थे। हमारे पूर्वज, आपके नाना जी, मेरे दादाजी, तभी भी लोग 40 साल में मर रहे थे। जब उनकी एक्टिविटी फुल थी, उनको स्ट्रेस नहीं था, न्यूज़पेपर नहीं था, लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, तो वो ये इस पे ये करे, सब कुछ करे। बट देन व्हाई पीपल आर नॉट लिविंग मोर देन 35-40 इयर्स? वेरी नाइस। अभी आप इंडिपेंडेंस एरा देखने जाइए, मतलब 1947 के आसपास के 10 साल, तब अपने लोगों की लॉन्जेविटी 30 से 40 साल थी। ठीक है, वो उस समय का जो समय था वो वॉर्स का समय था। चाहे इंडिपेंडेंस एरा हो, चाहे वर्ल्ड वॉर्स हो, तो लोग फेमाइन से, भूखमरी से, अच्छा, लोग इन्फेक्शियस डिजीजेस मतलब से, मलेरिया से, टीबी से, टाइफॉइड से, वो सारी चीजों से मर रहे थे। डायबिटीज से भी, आज डायबिटीज में क्या क्या शुरू हुआ, क्योंकि तभी डायबिटीज से भी क्या मालूम पड़ता, क्या मधुमेह में आप करते क्या, बराबर क्या करते थे, टीबी में क्या करते, कुछ नहीं कर सकते। आज तो हम लोग कैंसर को भी ये कर सकते हैं, आज हम ट्रिपल बाईपास भी कर सकते हैं। अमेरिका में ट्रिपल बाईपास करके लोगों का रखा जाता है 90 साल तक। करेक्ट। सो आज हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो लोग वहाँ वॉर में मर रहे थे, भूखमरी से मर रहे थे, और प्लेग्स एंड जैसे अगर अभी कोविड तो हमने कंट्रोल हम ले ले, पुराने जमाने में कितने बार कोविड जैसे और बीमारियां आई होंगी जिसकी खबर नहीं, स्मॉल पॉक्स आया, कई सारे डिजीजेस आए। पुराने टाइम पे हमको पता भी नहीं था कि बाजोले गांव में 1 लाख लोग मर गए। करेक्ट। ये तो पता है कैसे चलेगा ना, आज तो हम लाइव देख रहे लोग मर रहे हैं। बराबर। और पॉपुलेशन भी कम होती थी, बट सो यूर सेइंग कि उसका इससे रिलेशन नहीं है, और कोई चीज हम गलत नहीं कर रहे थे। जैसे समय जा रहा है, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, वो सब, वाटर, फिर सीवेज डिस्पोजल, वो सारी चीजें इंप्रूव हो रही है। इससे अपनी बेसिक लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है। दूसरी, मेडिकल केयर इंप्रूव हो रही है, ताकि जो इन्फेक्शियस डिजीजेस है, जो ट्रीटेबल डिजीजेस है, कंट्रोलेबल डिजीजेस है, उनको एनवायरमेंटल लेवल पे कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि आज अगर देखो तो बीएमसी फॉगिंग कर लेता है ताकि सारे मच्छर वहीं पे खत्म हो जाए, तो मलेरिया का प्रमाण थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस तरह से एक एक डिजीज को जैसे हम लोग कंट्रोल करते जा रहे हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी
एडवांस होते जा रही है, ट्रीटमेंट प्लान्स इंप्रूव होते जा रहे हैं, बेहतर मेडिसिन आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों की आयु बढ़ रही है। जैसे आयु बढ़ रही है तो एडवांस्ड आयु में एडवांस्ड डिजीजेस भी आ रहे हैं। बिकॉज एज इज अ डिजीज ना, जितनी एज बढ़ रही है सिस्टम फेलियर हो रहा है उसके साथ। करेक्ट। कैंसर भी एक बार आपको आएगा ही, मतलब एक न एक एज में आएगा। भले आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, आई शुडंट से दिस, पर जहां तक मैंने सुनाई बातें बता रहा हूँ, इट इज नथिंग ऑफिशियल, कि हर तरह की बीमारी आपको आएगी जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। Correct. वो आपको कैचअप करेगी, शायद आपको मारेगी नहीं मारेगी पता नहीं, बट स्टिल विद टुडेज साइंस आई थिंक एज बढ़ती जाएगी लोगों की, और हम उस दौर में पहुंचेंगे पितामह भीष्म के कि हमें इच्छा मृत्यु मिलेगी। भाई तुम 140 साल के हो गए हो, अब तो प्राण त्याग लो। Well, we are waiting for those days जब इच्छा मृत्यु मिले। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आपने हमारा दिल खुश कर दिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू डॉक्टर। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।